अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वजीर खजाना हुकूमत बदल चुकी है और काबीना में मजीद तब्दीलियों की खबरें गर्दिश कर रही हैं। एक दो दिन में मजीद ऐलानात मुतवक्को हैं, मगर गवर्नेंस के साथ साथ महंगाई पर काबू पाना हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते खाने पीने की अशिया की कीमतों में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 15.35% का इजाफा हुआ। मार्च के पहले हफ्ते में 15%, दूसरे हफ्ते में 13.5% और तीसरे हफ्ते में 13.25% इजाफा हुआ और मार्च के महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 9.25% पर रहने की तवक्को है। ये शरह फरवरी के 8.7% से और इस माली साल के 8 माह की औसत से भी ज्यादा है। साथ ही स्टेट बैंक ने जो इस साल के लिए 7 से 9% महंगाई की रेंज रखी है, उससे भी ऊपर है। गुज़िश्ता हफ्ते टमाटर, चिकन, आटा और चीनी सबकी कीमतों में इजाफा देखा गया। इस साल भी महंगाई की शरह में इजाफे की सबसे बड़ी वजह खाने पीने की अशिया की महंगाई है और आने वाले दिनों में बिजली की कीमतों में मुतवक्को इजाफे की वजह से महंगाई मजीद बढ़ने की तवक्को की जा रही है, क्योंकि सर्कुलर डेट कम करने के लिए हुकूमत IMF को बिजली की कीमतों में इजाफे के अलावा कोई हल नहीं दे सकी है। वजीर आजम ने आटे की कीमतें कंट्रोल करने के दावे किए, मगर ऐसा नहीं हो सका। चीनी की कीमतें कंट्रोल करने के बार बार दावे किए, मगर वो भी नहीं हो सका। गुज़िश्ता हफ्ते खुद हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 105 रुपये फी किलो रही। हालांकि दिसंबर में जल्दी क्रशिंग और दरामद की वजह से चीनी की कीमत नीचे आई तो वजीर आजम ने अपनी टीम को चीनी 102 रुपये से 81 रुपये होने पर मुबारकबाद दे दी और हुकूमत ने मजीद कमी लाने के दावे कर दिए। मगर सिर्फ 4 हफ्ते 90 रुपये से नीचे रहने के बाद चीनी अब 105 रुपये तक पहुंच गई है। इसी तरह जनवरी में महंगाई की शरह 5.7% रही तो वजीर आजम ने फिर कह दिया कि महंगाई में कमी के हवाले से हमारी काविशें रंग ला रही हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कोर इन्फ्लेशन आज उस सतह से नीचे हैं जिस पर यह हमारी हुकूमत संभालने के वक्त थी। मैंने अपनी मुआशी टीम को हिदायत की है कि मोहतात रहें और यकीनी बनाएं कि महंगाई पर काबू बरकरार रहे। मगर फिर फरवरी के महीने में महंगाई 8.7% तक चली गई। मार्च में 9% से भी ऊपर रहने की तवक्को है और इसकी एक वजह यह भी है कि जनवरी 2021 में महंगाई 5.7% इसलिए भी थी क्योंकि जनवरी 2020 में महंगाई की शरह 14.6% रही थी। यानी गुज़िश्ता साल जनवरी के हाई बेस इफेक्ट की वजह से इस साल का नंबर कम आया तो वज़ीर आज़म ने अपनी हुकूमत को क्रेडिट दे दिया और आइंदा के लिए बड़ा दावा कर दिया। मगर फरवरी 2021 में फिर महंगाई 8.7% पर आई क्योंकि फरवरी 2020 में महंगाई 12.4% पर थी। यह भी बहुत ज़्यादा थी, मगर जनवरी 2020 के 14.6% से कम थी। यानी फरवरी में बेस इफेक्ट ने उस तरह किक इन नहीं किया और मार्च 2020 में महंगाई की शरह 10.2% थी और इस साल मार्च में गुज़िश्ता महीने से भी ज़्यादा महंगाई की तवक्को है। इस सब में सबक यह है कि हुकूमत अगर मसले को समझेगी नहीं और अदाद-ओ-शुमार को तोड़ मरोड़ कर या सियाको सबाक से हटकर बयान करके क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी तो थोड़ी देर के लिए क्रेडिट तो ले लेगी मगर मसला हल नहीं कर पाएगी। किसी एक वजीर पर जिम्मेदारी डालकर उसे हटाकर और नया वजीर लाकर भी मसला हल नहीं होगा, जो मुसलसल नजर आ रहा है। अब हुकूमत ने एक बार फिर शुगर माफिया पर क्रैकडाउन शुरू किया है। हुकूमत का दावा है कि अब कीमतें नीचे आएंगी, मगर यही दावा हुकूमत ने गुज़िश्ता साल शुगर कमेटी बनाते हुए किया। रिपोर्ट आई मगर कीमतें बढ़ती चली गई। फिर शुगर कमीशन बनाया और वादा किया कि कीमतें कम करेंगे। रिपोर्ट आई मगर कीमतें और बढ़ गई। फिर कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट बनाई और वज़ीर आज़म ने फिर दावा किया कि अब हमें सब पता चल गया है, अब कीमतें कम होंगी, मगर कीमतें फिर बढ़ गई। अब हुकूमत ने फिर दावा किया है तो उम्मीद है कि आवाम को सस्ती चीनी मिलेगी और महंगाई भी कम होगी। इसी तरह हुकूमत 1 रुपये 95 पैसे फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा कर चुकी है और IMF से मजीद 5.5 रुपये से ज़्यादा इजाफे का वादा कर चुकी है। यानी तकरीबन 900 अरब रुपए का आवाम पर इजाफी बोझ मजीद पड़ सकता है। हालांकि वज़ीर आज़म और उनकी टीम वादा कर रहे थे कि अब बिजली की कीमत में इजाफा नहीं होगा बल्कि कम करने की कोशिश करेंगे। कोई वजह नहीं है कि बिजली की कीमत के अंदर कोई बहुत बड़ा इजाफा किया जाए। कोई मेरी तो जितनी भी नॉलेज है उसके मुताबिक कोई ऐसी चीज़ की जरूरत नहीं है। मगर उसके बाद इजाफा हुआ और IMF से मजीद इजाफे की कमिटमेंट हुकूमत ने कर दी है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए पावर ताबिश गौहर, जिन्हें आज पेट्रोलियम का भी इजाफी चार्ज दिया गया है नदीम बाबर के जाने के बाद, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ताबिश गौहर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपको पेट्रोलियम का इजाफी चार्ज भी मुबारक हो। मैं बिजली की कीमतों में बात करना चाहूँगा, मगर सबसे पहले कल से कन्फ्यूजन है, वो था IPPs से मुआहदा हुआ, वो पेमेंट होनी थी, खबर आई कि जी नैब के खौफ की वजह से वो नहीं हो रहा है, नैब क्लीन चिट नहीं दे रहा है। हालांकि पावर डिवीजन ने बताया कि 70 दिन की हमारे पास मियाद है, उसके बाद अगर ना हो तो फिर मुआहदा से वो पीछे हट सकते हैं। और फिर नैब का भी क्लैरिफिकेशन आई कि जी हमारी तरफ से ऐसा कोई मामला नहीं है। असल में क्या हुआ है, फिर क्यों नहीं ये पेमेंट टाइम पर हो सकी? शाहजेब, बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक IPPs की अदायगी का मामला है, इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। नैब एक खुद मुख्तार रियासती इदारा है
वो चंद एक IPPs का मुताला कर रहा था, कुछ निशानदेही की गई थी कि उनमें बेज़ाब्तियाँ हैं और उसको वो देख रहा है। उसी हवाले से जब हमने ये तकरीबन 40 से ज़्यादा IPPs के साथ नज़रसानी का मुआहदा किया, तो उन्होंने तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया और वो इस रिकॉर्ड को की जांच पड़ताल कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वहाँ पे कुछ गलत नहीं निकलेगा। और जैसे ही उनसे एक सरकारी तौर पे चिट्ठी वसूल हो जाएगी वज़ारत ख़ज़ाना को और वज़ारत तवानाई को कि कोई बेज़ाब्तगी इसमें नहीं है, तो अदायगी हो जाएगी। कल की तारीख को तकरीबन 9 IPPs को पहली किस्त देनी थी, तकरीबन 85 अरब रुपए की। पूरी अदायगी की रकम आपको मालूम है 403 अरब रुपए की है, तो 85 अरब रुपए की अदायगी कल होनी थी। उसके लिए भी 70 दिन हमारे पास एक ग्रेस पीरियड है और मुझे बहुत यकीन है कि जल्द इंशाल्लाह इस मामले को हम पाए तकमील तक पहुंचा देंगे। और सब यानी कि ये अगर मामला नहीं आगे बढ़ सका और कल पेमेंट नहीं हुई तो वो नैब की क्लीन चिट की वजह से ये जिसका आपको इंतजार है, और अगर ये 70 दिन के अंदर भी नहीं आई तो फिर मुआहदा खतरे में भी पड़ सकता है, इसलिए जल्द से जल्द हो जाए तो बेहतर है। यकीन अगर 70 दिन के अंदर भी वो क्लीन चिट नहीं आई तो फिर ये मुआहदा खतरे में पड़ सकता है, लेकिन मुझे बहुत यकीन है और उम्मीद भी है कि क्योंकि ये बहुत शफाफियत की बुनियाद पे ये नज़रसानी की गई थी इन मुआहदों की, तो नैब भी इसकी तस्दीक कर देगा और जैसे ही सरकारी तौर पर उनकी चिट्ठी वसूल हो जाती है वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ारत तवानाई को, तो फ़ौरन पेमेंट की अदायगी हो जाएगी। मुझे ये भी बताइएगा ताबिर साहब, आपने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि प्राइवेट सेक्टर के लोग भी या वैसे भी परेशान हैं नैब से, एक बहुत बड़ा मसला है। अब PSDP एलोकेशन पाकिस्तान की नहीं सही खर्च हो रहा है, तो उसमें असद उमर साहब का भी कल स्टेटमेंट था कि नैब भी उसकी एक वजह है, क्योंकि आपके पास टास्क बड़ा है, चाहे वो पावर का हो या फिर पेट्रोलियम का हो, रिफॉर्म्स बड़े करने हैं, तो नैब एक मसला आपको महसूस हो रहा है अपनी डिलीवरी में? देखिए, इसकी तरदीद करना तो शायद गलत बात होगी, क्योंकि नैब अपना काम कर रहा है, लेकिन जो नौकरशाही है उनके काफ़ी खदशात हैं। अक्सर उनके कलम मुंजमद हो जाते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब हमको हमेशा ये कहते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स हल लेके आओ, लेकिन अगर लकीर से ज़रा सा भी इंसान हट जाए तो फिर बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल होती है और इंसान जब पिछला अरसा देखता है, पीछे मुड़ कर देखता है और ज़रा सी भी क़वाइद ज़वाबित में थोड़ी सी भी हेरफेर हो जाए और अगर नैब के शिकंजे में इंसान आ जाए, तो जाहिर है कोई शख्स नहीं चाहेगा कि वो इसमें उसकी इज़्ज़त पामाल हो। तो यकीनन इसको देखना चाहिए कि अगर बदनीयती नहीं है और इंसान गुड फेथ में काम कर रहा है और खुदा न खास्ता गलती भी हो जाए तो नैब के ज़िम्मे में नहीं आना चाहिए। तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि चाहे नौकरशाही के ब्यूरोक्रेसी के लोग हों या सियासी लोग हों, वो ये चाहते हैं कि उनको ये तक़वियत दी जाए कि अगर उनसे गुड फेथ की बुनियाद पर अगर गलती हो तो इसकी इतनी कड़ी सज़ा ना हो। मुझे साथ में ताबिश गौर साहब ये बताइएगा, महंगाई एक बहुत बड़ा मसला इस हुकूमत के लिए है, फाइनेंस मिनिस्टर फारिग हुए, उसमें भी एक वजह बताई गई, मगर मसला ये कि आगे जाके भी आपको बिजली की कीमतों में इजाफा करना है। IMF की तरफ से 5 रुपये 65 पैसे फी यूनिट की एक कमिटमेंट है जो हुकूमत ने कर दी, और जाहिर है सर्कुलर डेट जिस तरह पहले वादे किए गए थे नहीं पूरे किए गए, तो IMF को एक ही उसमें सोल्यूशन नज़र आता है कि जी अगर सब्सिडी हुकूमत नहीं दे सकती है क्योंकि हुकूमत के पास कैपेसिटी नहीं है, तो फिर आप रेवेन्यू मेजर्स के जरिए ही इस सर्कुलर डेट को ख़त्म कीजिए। और कोई प्लान क्या हुकूमत के पास भी नहीं है कि हुकूमत भी जो IMF कह रहा है रेवेन्यू मेजर्स के जरिए ही इसको खत्म करने जा रहा है कि जी अपना हम सेल्स टैक्स जरा कम कर दें, क्योंकि बेस टैरिफ अगर बढ़ेगा तो सेल्स टैक्स कम करके उस पर हम कोई गुंजाइश पैदा कर लें, या फिर अपने लाइन लॉसेस कम करें, रिकवरीज को बेहतर करें, कुछ नहीं है, मेरिट ऑर्डर की पासदारी करें? नहीं शाहजेब, ऐसा है कि IMF के साथ जो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान तय हुआ है, एक तो वो हतमी नहीं है, अगले 2 साल पे मुश्तमिल अरसे पर उसकी पेशनगोई की गई है कि अगर हमने गर्दिशी कर्जे के बहाव को सिफर करना है तो यकीनन हमें सब्सिडी की मकदार को दुगना करना पड़ेगा। लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात है कि हमने अपनी जो बिजली की तरसील और तकसीम कार कंपनियाँ हैं उनमें जो खसारा है उसको कम करना है। हमने वादा किया है अपने आप से और कौम से भी कि उसमें 7% कमी लाई जाएगी, तकरीबन 364 अरब रुपये के लगभग है। इसके साथ जो IPPs के साथ और जो हमने अपने जो बिजली घर हैं उनके निर्खों में, बिजली के निर्खों में कमी लाई है, उसका मज़बूत असर भी बिजली के निर्खों पे पड़ेगा आम आवाम के लिए।
लेकिन उसके साथ अगर जो आखिरी एक हरबा होता है या टूल होता है कि आप बिजली के नर्ख बढ़ा दें, तो अगर गर्दिशी कर्जे को सिफर करना है तो 4.5 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन ये कतन कोई फैसला नहीं हुआ। आज भी वज़ीर आज़म साहब से बात हुई है और उनको हमने 3 या 4 तजावीज़ पेश किए हैं, जिसमें एक ये है कि जो महसूलात की शरह फ़ीसद है बिजली के बिलों में, उसमें कमी लाई जाए। इसी तरह जो IPPs में जो कर्जा है उसको हम रीफाइनेंस या रीस्ट्रक्चर करें और उसकी जो मुद्दत है उसको आगे लेके जाएं ताकि अगले 3 साल में आवाम को रिलीफ मिल सके। अगर आप टैरिफ बढ़ाते हैं तो उसमें एक मसला जो आ रहा है वो 8 महीने में तकरीबन 2.65% कंजम्पशन में इजाफा है। हालांकि 3 साल फ्लैट रही है डिमांड, उसमें इजाफा नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपको कैपेसिटी पेमेंट के बड़े मसाइल हुए हैं। मगर इंडस्ट्री की कंजम्पशन में तो डबल डिजिट ग्रोथ है, जो कि एक अच्छी बात है, मगर जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसमें एक नेगेटिव ग्रोथ का फैक्टर आ रहा है। अगर आप बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे तो वो मजीद नेगेटिव जाएगी और फिर चोरी भी बढ़ जाएगी। तो शायद आप जो कैपेसिटी पेमेंट का जिन है जिसको आप कहते हैं वो उतारना चाहते हैं वो नहीं उतर पाएगा। तो इस फैक्टर को कैसे हल करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने शाहजेब। सनती जो बिजली की तलब है वो पिछले 2 माह से तकरीबन 15 या 16% बढ़ रही है। तो ये बहुत ही खुशआइन बात है। लेकिन ये बात मैं भी कहता हूँ कि अगर हमने रिहायशी सारिफिन के दाम बढ़ाए तो जो साहिब हैसियत लोग हैं वो अपने घरों में सोलर लगा लेंगे और जो साहिब हैसियत नहीं है वो बिजली का इस्तेमाल कम करेंगे और बिजली की तलब में कमी आएगी। 300 यूनिट्स तक जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो तकरीबन 85% हैं तमाम सारिफिन के। तो आप समझिए 85% पूरे मुल्क के जो अवाम है उनके बिजली के नए 10 रुपये ज़्यादा नहीं है। जो सबसे ज़्यादा शोर मच रहा है और जायज़ शोर मच रहा है कि जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो मुतवसत तबके से इनका ताल्लुक़ है, जो शहरों में रहते हैं और जो सनत कार हैं जो कि क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं, उनके नरखों में यकीनन बहुत इजाफा हुआ है, जो तशवीशनाक बात है। वज़ीर आज़म साहब की हमको हिदायत है कि हत्तल इम्कान कोशिश की जाए कि उनके नरखों में जो इजाफा है वो कम से कम किया जाए अगले 2 सालों में। बहुत शुक्रिया। क्या मईशत यहाँ से बेहतर हो जाएगी, इस पर मजीद बात करेंगे। एक अहम खबर यह आई है कि पाकिस्तान $2 अरब रेस करने के लिए यूरो बॉन्ड के जरिए इंटरनेशनल मार्केट में गया, ओवर सब्सक्राइब हुआ तकरीबन दुगने से और $2.5 अरब रेस करने की इतलात आ रही हैं। मईशत कहाँ जा रही है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ साबिक वजीर ख़जाना और माहिर मईशत हफीज़ पाशा साहब मौजूद हैं। पाशा साहब बहुत शुक्रिया। पाशा साहब आप खुद वजीर ख़जाना रहे, बतौर माहिर मईशत खुद हुकूमती वज़रा आपकी बात को बहुत ज़्यादा मोतबर मानते हैं। आप समझते हैं 3 साल में तीसरा वजीर ख़जाना, 5 FBR चेयरमैन, बार बार मुआशी टीम बदलना बेहतर है इस वक्त मईशत के लिए, जबकि अभी अभी IMF का प्रोग्राम बहाल हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल ये है कि चूँकि फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री एक बहुत अहम मिनिस्ट्री है और उसका रोल जो है IMF प्रोग्राम में बहुत अहम होता है, इसलिए हमें ज़्यादा तब्दीली नहीं करनी चाहिए। अब पिछले मरतबा भी IMF प्रोग्राम फाइनलाइज हो रहा था, उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर साहब को फारिग कर दिया गया और अब ये फिर से प्रोग्राम शुरू हो रहा है और एक तब्दीली लाई गई है। जो नए फाइनेंस मिनिस्टर है उनको तो यकीनन हम मुबारकबाद देते हैं, मगर उन्हें कुछ वक्त लगेगा सारे चीज़ों को समझने में और डिटेल में जाने में। तो इस लिहाज से कुछ इस हुकूमत के जो काम हैं उनमें कुछ मुश्किलात कुछ अरसे के लिए पेश हो सकती हैं। कोशिश ये होना चाहिए कि मार्केट के लिहाज से भी कि फाइनेंस मिनिस्टर्स में तब्दीली ज़्यादा नहीं की जाए। साथ ही बताएगा कि हुकूमत ने एक वजह जो बताई वो महंगाई बताई है। जनवरी में जब महंगाई 5.7% पे गई, वज़ीर आज़म ने अपनी मुआशी टीम को क्रेडिट दिया। फरवरी में 8.7% हो गई। मार्च में तवक्को है कि शायद 9% से ज़्यादा रहे। आपने आज आर्टिकल लिखा जिसमें आपने बताया कि मनी सप्लाई में 18% की ग्रोथ है, जो कि 5 साल की एवरेज जो 13% थी उससे बहुत ज़्यादा है। ये भी महंगाई में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो जो करेंसी में इस वक्त पाकिस्तान की करेंसी में बेहतरी आई है, इसके अलावा कोई और रीज़न है जिसकी वजह से, अगर वज़ीर ख़जाना बदलने की वजह से महंगाई कम हो सके? मेरा ख़्याल ये है कि अफरात ज़र के इजाफे में बहुत से वजूहात हैं। एक चीज़ जो पॉजिटिव कुछ अरसे के लिए हो सकती है वो रुपए की कदर में इजाफा 6-7%, उससे इंपोर्ट की कीमतों में थोड़ी सी कमी आ सकती है। मगर उसके बरक्स आपका जो मनी सप्लाई में इजाफा है वो 18% जिस तरह आपने कहा, और ये पिछले 5 साल का सबसे ज़्यादा रेट है। दूसरी तरफ बाहर की चीज़ें जो इंपोर्ट हम करते हैं उनकी कीमतों में डॉलर प्राइसेस में इजाफा होता जा रहा है।
कुछ हफ्ते पहले तो आपने देखा कि तेल की कीमत में इजाफा हुआ, अब आप देख रहे हैं एडिबल ऑयल में, आपके दाल में, आपकी चाय में, आपके फर्टिलाइज़र में, ये सब चीज़ों में इजाफा हो रहा है। और ख़तरा ये है कि और इजाफा होगा जैसे वर्ल्ड इकॉनमी आगे बढ़ेगी और वैक्सीनेशन सारा जो इस्तेमाल है वो बहुत फैल जाएगा। तीसरी तरफ जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन चीज़ इस वक्त है वो ये कि IMF प्रोग्राम के साथ जो एग्रीमेंट आपने किया है कि बिजली की निर्खों में आप जितना इजाफा करेंगे, हमारा अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 40% इजाफा होगा और ये इजाफा पहले भी 1 रुपये 90 पैसे का हो चुका था। अब ये सब आप देखें, मिला के देखें तो तकरीबन जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं ना, कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट में इजाफा वो नुमाया तौर पर होगा और ख़तरा मौजूद है कि आने वाले महीनों में आपका जो अफराती ज़र की रफ्तार है वो 10 से बढ़कर 11-12% तक भी जा सकती है। ये बहुत परेशान कुन बात है। वैसे मगर महंगाई के अलावा आप ग्रोथ पर भी इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। स्टेट बैंक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स की वजह से हालिया मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में 3% तक गया है जो उनका ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, बट आप 2% ही देख रहे हैं। एग्रीकल्चर उसकी एक वजह भी बता रहे हैं। साथ में जो करंट अकाउंट है उस पर भी आप कह रहे हैं कि जी खतरात वापस से नजर आ रहे हैं कि ये बढ़ेगा। जहाँ अब आप ये देखिए कि कपास की फसल का तो हमें अब पता चल गया है कि फसल कितनी हुई थी, आधी है। जो एक पीक था एक ज़माने में हम 1,40,00,000 बेल तक पहुंच गए थे, अब अफसोस से कहना पड़ता है कि 70 लाख पे अटक के रह गए हैं। तो अब ये है कि आपका जो प्रोडक्शन बेस है उसमें इजाफा नहीं है, अगरचे सनती पैदावार में इजाफा है, मगर अब थर्ड वेव के बाद ख़तरा ये पैदा हो गया है कि जिस तरह पिछले साल मार्च के बाद में नुमाया तौर पर कमी आई थी आपके सनती शोबे के पैदावार में, फिर से खुदा न खास्ता ऐसा हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक बेहतर असेसमेंट ये है कि शायद 2% हो जाए तो बड़ी बात है। एक और चीज़ मैं जल्दी कहना चाहता हूँ कि पिछले साल का जो शरह नमू बताया गया था वो -0.4% बताया गया था। हमारी रिसर्च से ये बात साबित हो रही है कि अंदाज़ा जो दिया गया था कोविड के इम्पैक्ट का वो कम था और साल के ख़त्म होने के बाद में अब हमारा अंदाज़ा ये है कि पिछले साल शरह नमू -2% से ज़्यादा रही है। तो हालात काफ़ी ख़राब हो रहे थे। अब बस हम दुआ करते हैं कि कुछ बेहतरी आए, मगर थर्ड वेव की बड़ी परेशानी अब शुरू हो चुकी है। अच्छा, एक तरफ ये परेशानी, दूसरी तरफ 700 अरब रुपए के IMF के प्रोग्राम के तहत नए टैक्सेस, बिजली की कीमतों में 40% तक का इजाफा। आपको लगता है कि पाकिस्तान बेहतर निगोशिएट कर सकता था IMF से, और ये जो शर्तें हैं इन्हें पूरा कर पाएगा IMF का प्रोग्राम, पाकिस्तान पूरा कर पाएगा इन शर्तों के साथ? मेरी गुजारिश ये है कि नेगोशिएशंस कुछ बेहतर अंदाज में हो सकते थे, और उसकी वजह एक ये है कि एक जो चीज़ जो हमारे फेवर में जा रही थी वो ये थी कि हमारा तिजारती या करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में चले गया था। जब पिछले मरतबा हुकूमत उनसे बात करने गई थी उस वक्त जो आपका खसारा था ट्रेड का वो 13 अरब डॉलर से ज़्यादा था। तो इस लिहाज से हमारी बारगेनिंग पोजीशन बहुत बेहतर होनी चाहिए थी, मगर समझ में नहीं आता क्यों इतने सख्त अंदाज से IMF ने चीज़ें मांगी हैं। स्टेट बैंक के बेतहाशा खुद मुख्तारी, टैक्सों में 700 अरब का इजाफा, बिजली की कीमतों में 40% इजाफा, नेपरा को ऑटोनमस, ये इस तरह की चीज़ें एक वक्त पर किसी एक मुल्क को करने में बड़ी दिक्कत होती है। और ये हो सकता है कि सियासी वजूहात की वजह से जब हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे तो शायद हुकूमत को फिर से सोचना पड़ेगा कि इतना सख्त प्रोग्राम को हम कैसे आगे ले जाएंगे, जबकि अब एक नया ख़तरा पैदा हो गया है थर्ड वेव का। तो रिलैक्सेशन जो हैं इन कंडीशंस की वो अब मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी हो गई है और गवर्नमेंट को रीनेगोशिएट करना चाहिए। और 700 अरब का टैक्सेस लगाना, ये जैसे कहते हैं ना, आपने मुल्क की रीढ़ की हड्डी तोड़ देनी है। ये इस वक्त बिल्कुल बिल्कुल नामुनासिब होगा। सोच समझ के आगे बढ़ें, IMF से नेगोशिएशन ठीक से करें, समझाएं उन्हें,
सारी दुनिया मुश्किल में इस वक्त है, तो समझने की कोशिश उन्हें करना मैं समझता हूँ चाहिए। बहुत शुक्रिया अफसर बादशाह साहब की राय आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक और हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ मौजूद होंगे, नून लीग के इल्ज़ामात का जवाब देंगे एक ब्रेक के बाद। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तनकीद की जद में है। पीडीएम की मुसलसल नाकामियों के बाद नून लीग पीपल्स पार्टी को चार्जशीट कर रही है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, जो कल तक दोनों जमातों के दरमियान सुलह सफाई कराते दिखाई दे रहे थे, उन्होंने भी मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी पर बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट की ताबेदारी का इल्जाम लगा दिया, फिर वो भी खामोश हो गई। मगर नून लीग के सीनियर रहनुमा मुसलसल पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बयानिया बना रहे हैं, आए रोज नए इल्जामात लगा रहे हैं। नून लीग का पहला इल्जाम है कि सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के जो 7 वोट्स मुस्तरद हुए, वो पीपल्स पार्टी ने खुद एक हिकमत अमली के तहत मुस्तरद करवाए। दूसरा इल्जाम है कि पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन लीडर के लिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम किया, इसलिए जब वो एक छोटे ओहदे के लिए अपने उसूल कुर्बान कर सकते हैं तो इस्तीफे देना तो दूर की बात है। साथ ही नून लीग ये तंज भी कर रही है कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमती इत्तेहाद के 4 अराकीन को अपोजिशन में बिठा दिया है, तो सेनेट में अपोजिशन अराकीन की तादाद 57 बन जाती है। इसलिए पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाकर यूसुफ गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनवा ले। नून लीग का तीसरा इल्जाम है कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार को हटाने की तजवीज़ पेश की और सिलेक्टर्स की मर्जी की वजह भी बताई, जिसे नवाज शरीफ ने मुस्तरद किया। और नून लीग का चौथा इल्जाम है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग को देने के लिए पीपल्स पार्टी रजामंद हो गई थी और बाद में अपने वादे से पीछे हट गई। पीपल्स पार्टी ने इल्जामात को कैसे देखती है, इन तमाम इजलासों में शरीक हमारे साथ जो रहनुमा मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आज़म, सीनियर नायब सदर पीडीएम राजा परवेज़ अशरफ साहब। राजा साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। राजा साहब, शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कहा कि मेरे घर में इजलास हुआ, राजा परवेज़ अशरफ साहब मौजूद थे, 2 मिनट में यह मामला हल हो गया, कोई आगे से मुखालफत नहीं आई कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नून लीग से होगा, सेनेट चेयरमैन आपकी तरफ से होगा। और अब अगर ये जो 4 लोग बिठाए हैं 57 हो गए हैं, तो फिर हटा दें संजरानी साहब को और बना लें यूसुफ गिलानी साहब को। थैंक यू शाजिब। मैं तो चाह रहा था कि ये सब बातें जो हैं पीडीएम के अंदर बैठकर हम करते तो बेहतर होता, लेकिन क्योंकि अब ये उनकी तरफ से ये बातें पब्लिक हो रही हैं तो मैं यकीनन इनका जवाब देना चाहूँगा। बिल्कुल सही फरमाया खकान साहब ने कि उनके घर पर मीटिंग हुई, वहीं पर ये बात सामने आई कि अपोजिशन लीडर जो है वो किस जमात का होना चाहिए। मैंने वहाँ अपनी मैंने कोई बहुत सख्त लहजे में नहीं लेकिन नरम लहजे में मैंने उनसे कहा कि अपोजिशन लीडर के लिए ये है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और पीएमएलएन जो है उसके पास नेशनल असेंबली में 2 मेजर ऑफिसेज हैं जिसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन भी वो हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि इस मामले को बाद में देखा जाए, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई तो यकीनन मैंने उसको नोट किया, लेकिन बाद में मैंने फौरी तौर पर टेलीफ़ोन किया हमारे सेक्रेटरी जनरल जो हैं पीडीएम के जनाब शाहिद खकान अब्बासी साहब को, और उनको मैंने सारी सूरत हाल बताई कि मैं तो गया था डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के लिए और वो हो गया, उसमें भी मैंने इसलिए हिस्सा नहीं लिया कि मैं ख़ुद एक उम्मीदवार था बतौर पार्टी के। तो उन्होंने फिर मुझसे ये कहा कि कुछ यकीन उन्होंने कहा कि आप जाने दें फ़ैसला हो गया, लेकिन मैंने कहा कि नहीं शायद मेरे लिए मुश्किल होगा अपनी पार्टी को भी कन्विंस करना, तो आप इसमें मेरी मदद फरमाएं। तो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि फिर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से इस मामले पे बात करें। और मुझे बाद में पता चला, मतलब मैंने अपने जो थी वो जो खदशात थे वो फ़ौरन ज़ाहिर कर दिए, उसके बाद कुछ मैसेजिंग भी हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी इतना बड़ा मसला नहीं था कि जिसको इस अंदाज से मगर राजा परवेज़ साहब इसमें मसला ये हुआ कि फिर आप लोगों ने टाइम बड़ा लगाया, जब तक गिलानी साहब हारे नहीं सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन, या तो उससे पहले ही इस बात पर एजिटेट करते और बोलते कि जी हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि जब गिलानी साहब हारे और नून लीग ने कमिटमेंट के मुताबिक वोट दे दिए और 7 वोट मुस्तरद हुए, जिस पर भी वो एतराज कर रहे हैं कि वो 7 वोट भी आप लोगों ने किसी हिकमत अमली के तहत मुस्तरद कराए, उसके बाद आप लोगों ने एजिटेट किया ये मामला। देखें मुझे ये बताइए कि कोई हिकमत अमली करके हारता है? हिकमत अमली तो होती है जीतने के लिए शाहजेब साहब। ये क्यों कर मुमकिन है कि हमने कोई ऐसी हिकमत अमली अपनानी थी जिसमें हम खुद हार जाएं? वो मैं समझता हूँ कि सरियन
जो है वो वोट जो मुस्तरद हुए वो बिल्कुल ज़्यादती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, बल्कि पीडीएम के साथ ज़्यादती थी, क्योंकि गिलानी साहब पीडीएम के कैंडिडेट थे और किसी के नाम पे मोहर लगाने का मकसद ये उससे भी ज़्यादा होता है कि ये बंदा तो टोटली जो है वो कमिटेड है इस बंदे को वोट देने के लिए, उसने अपना इंटेंट जो है वो ज़ाहिर कर दिया है। इदारों की मुदाखलत के खिलाफ था ये इत्तिहाद, और यही इल्ज़ाम नून लीग अब आप पर लगा रही है कि असल में तो आपने इदारों की आशीर्वाद से किया है ये काम। और उन्होंने ये भी कहा, मरियम नवाज साहबा ने, ताबेदार बनना है तो फिर इमरान खान की तरह बने, इस तरह ना बने कि अपोजिशन में भी और हुकूमत में भी हैं। तो आपका जो एसेंस था इस इत्तेहाद का, वो आप उसके खिलाफ खड़े हैं बकौल उनके। मैं शाहज़ेब, मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, मुझे बहुत एहतराम है मरियम बीबी का भी और शाहिद खाकान साहब का भी और दूसरे दोस्तों का जो PMLN में हम इकट्ठे हमने मीटिंग्स की हैं, PDM के प्लेटफॉर्म पर हम इकट्ठे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जज्बात में इस तरह की बातें करने से तो मसला ख़राब हो सकता है। हमारे पास कहने के लिए एक बहुत लंबी दास्तान है। जहाँ तक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का तल्लुक़ था तो ये मालूम है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा को भी, शाहिद खाकान साहब को भी, एहसन इकबाल साहब को भी, कि जो सेनेटर जो थे जिनका तल्लुक़ उनकी पार्टी से रहा है, उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस भी करवाए थे। उन्होंने जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट दिया, हम उन्हीं से वोट ले रहे थे, 21 वोट हमारे थे। फिर हम जमात इस्लामी के पास गए जो एक अपोजिशन की जमात थी, उन्होंने हमें एक वोट कमिट किया। उसके बाद हमने और एक वोट का उसमें जो है इजाफा किया। फिर जिस वक्त हम वहाँ गए सेनेटर साहब के पास वोट लेने के लिए, तो उन्होंने हामी भरी और उन्होंने कहा हमारे पास 4 वोट हैं, और वो उन्होंने वो 4 वोट हमें दिए। और वो मगर राजा परवेज़ साहब, मगर बैठता है तो आप उसको कैसे कह सकते हैं? मगर ऐसा अगर वो अपोजिशन की बेंचों पर बैठ रहे हैं, उससे 1 हफ्ता पहले उन्होंने गिलानी साहब के खिलाफ वोट दिया है, संजरानी साहब को, और अगर आप बैठ गए हैं और जेन्युइनली बैठ गए हैं तो नून लीग कह रही है कि फिर आप संजरानी साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कीजिए। तो वो आप क्यों नहीं मूव कर रहे हैं? फिर गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट लगवाइए। देखिए, वो उसके लिए भी मैं समझता हूँ कि अभी जो ये इस किस्म की मैं समझता हूँ कि बातें सामने आई हैं, उसको सेटल डाउन होना चाहिए। हमें मिलकर बैठना चाहिए और PMLN के साथ भी बैठना चाहिए। हमें हिकमत अमली इसकी वजह करनी चाहिए। हम लोग कोर्ट में भी गए हुए हैं संजरानी साहब के ख़िलाफ़, लेकिन उसके बावजूद कोई अगर रास्ता निकल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पार्लिमानी सियासत पर यकीन रखती है। हम ये समझते हैं कि अदम एतमाद लाना एक पार्लियामेंट्री टूल है, एक डेमोक्रेटिक टूल है, उसको तो हम तो उसके सबसे बड़े वकील हैं। समझा जाए कि 5 अप्रैल को भी ज़्यादा उम्मीद ना रखी जाए कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों का फैसला कर लेगी, क्योंकि ये आप समझते हैं आपके बुनियादी फलसफे के खिलाफ होगा। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं ज़ाती तौर पर इस बात पर कन्विंस नहीं हूँ, ना पहले दिन था ना आज हूँ, कि इस्तीफे देने के बाद व्हाट इज़ द नेक्स्ट रोड मैप हमारे पास क्या है। हमने लॉन्ग मार्च की तैयारी की हुई थी, पूरे सिंध सूबे को हमने मोबिलाइज किया हुआ था। हमारी पंजाब की ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन तक जा चुकी थी, और मैं समझता हूँ कि हम एक बहुत बड़ी तैयारी के साथ आना चाहते थे, लेकिन अचानक इन्होंने फैसला कर दिया और हमारे लॉन्ग मार्च को इस्तीफों के साथ नथी कर दिया। तो शाहज़ेब, वो ऐसा मसला था जो अचानक हमारे सामने पेश आया, हम उस पर कोई फैसला नहीं ले सकते थे, और हमारी लीडरशिप ने बिल्कुल सही फैसला किया कि अब ये मसला हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेके जाएंगे, और जो फैसला वो होगा हम PDM के सामने रख देंगे। बहुत शुक्रिया। राजा परवेज़ अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। देखते हैं कि पार्टी क्या फैसला करती है। बतौर सीनियर नायब सदर PDM वो कन्विंस नहीं है ज़ाती तौर पर कि इस्तीफे देना एक सही बात होगी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। यौम पाकिस्तान के मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखा और खुशगवार ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस खत का जवाब दे दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने जवाबी खत में लिखा है कि पाकिस्तान के अवाम भी भारत समेत तमाम पड़ोसी ममालिक से पुरअमन और ताउन पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। जनूबी एशिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान तमाम तस्फिया तलब मसाइल को हल किया जाए, ख़ासतौर पर मसला कश्मीर को। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिखा कि तामीरी और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना ज़रूरी है। साथ ही वज़ीर आज़म ने कोरोना के खिलाफ भारतीय अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। इससे पहले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम पाकिस्तान के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिखा था और कहा था कि पड़ोसी मुल्क के तौर पर भारत पाकिस्तानी अवाम से खुशगवार ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है, जिसके लिए एतमाद पर मबनी दहशतगर्दी और दुश्मनी से पाक माहौल ज़रूरी है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस खत का जवाब दे दिया है। अहम बात यह है कि बैनुल-अक़वामी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम कराने के लिए सरगर्म हैं।
गुज़िश्ता माह लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर के मुआहदे की पासदारी का ऐलान भी उन्हीं कोशिशों का नतीजा है और अगले मरहले में दोनों ममालिक अपने अपने सफ़ीर वापस भेजेंगे, फिर तिजारत की बहाली और मुज़ाकरात होंगे। इस वक्त वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ताजिकिस्तान में हैं, जहां भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी मौजूद हैं और ख़बरें हैं कि इन दोनों के दरमियान साइड लाइन पर मुलाकात भी हो सकती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।